नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज नील स्पर्म काउंट के पेशेंट के लिए ये वीडियो है कि उनको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। जो फैक्ट्स है, जब पेशेंट आए थे तो नील स्पर्म काउंट के साथ आए थे। ओकेजनली मोटाइल स्पर्म था उनका, बट नील स्पर्म काउंट की कैटेगरी में ही था। आज के डेट में उनके जो स्पर्म काउंट है वो 20 मिलियन स्पर्म काउंट है और ये आपके सामने रिपोर्ट्स दोनों आपके स्क्रीन पे देख रहे हो। चाहे इसमें पॉज करके देख लेना इस फैक्ट्स को कि कब ज़ीरो थे और कब 20 मिलियन हुए। अब बेसिकली यहाँ पर सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक आशा थी एज ए डॉक्टर जो थे वो जो उनको देख रहे थे, डॉक्टर सुप्रीत या डॉक्टर उज्जवल, उनमें एक आशा थी क्योंकि यहाँ पर कुछ मोटाइल स्पर्म काउंट नीचे मेंशन किए हुए हैं कि फ्यू मोटाइल या फ्यू डेड स्पर्म सीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट को हम मेडिसिन देकर या कुछ उनका ट्रीटमेंट चलाकर हम उसको करेक्ट डाइट प्लान में लाकर सारी चीज़ों को एक्यूरेट करके हम आगे बढ़े। और उसके बाद जो हमें दिखा, जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 20 मिलियन स्पर्म काउंट उनके जो आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट की मेहनत नहीं होती, साइड बाय साइड पेशेंट की भी बराबर मेहनत होती है। उनको भी हमारे साथ हमारे जो लफ्ज़ हैं, हमारे अल्फाज हैं, उनको सुनना और समझना पड़ता है, उस हिसाब से उनको पाथ पकड़ना पड़ता है और उसके बाद उनको रिवर्ट मिलता है। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो वहाँ पर सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। देखो, मैं सिंपली बात करूँगा। नील स्पर्म काउंट है, कोई भी ताकत से आपके स्पर्म काउंट वापस आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बढ़िया, चाहे उसमें सर्जरी क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट क्यों ना हो, चाहे उसमें होम्योपैथ ट्रीटमेंट क्यों ना हो, चाहे उसमें रेकी ट्रीटमेंट क्यों ना हो, कोई भी, चाहे झाड़ फूस से भी आ रहे हैं वो भी बढ़िया। देखो, सिंपल सी बात समझो, नील स्पर्म काउंट को वापस लाना इट्स अ टास्क। वो हर एक के लिए टास्क है। वो ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर के लिए अलग चीज़ है कि वो बना पाएगा नहीं बना पाएंगे, टेस्टिस अपना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट वो एक एक्चुअली में टास्क है। यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है आज की डेट में, जैसे माइक्रोटेसा, टेसा, आईवीएफ सेंटर्स में चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, बट वो भी गलत नहीं है। बच्चा अगर वहाँ से भी मिल रहा है तो वो भी बढ़िया है। सिंपल सी बात समझना कि अगर यहाँ पर सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट अगर आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है और बता भी रहा है कि किस वजह से सर्जरी करनी पड़ रही है हमें, तो भी आप कराना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारे स्पर्मेटोसील ब्लॉक्ड हो गई है या हमारी कोई अलग चीज़ ऐसी दिक्कत दे रही है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर ही नहीं निकल रहा बट अंदर बन रहा है। उन्होंने एफएनएसी का टेस्ट किया, उन्होंने बायोप्सी में चेक कर लिया कि अंदर स्पर्म बन रहा है बट वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो वहाँ के केसेस में अगर आपको कोई ये कहता है कि सर्जरी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर सर्जरी भी कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर किसी सर्जरी से स्पर्म बाहर आ रहा है और आप नेचुरली कंसीव कर पा रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू। अब बट यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि वेरिकोसील हुआ है, वेरिकोसील के साथ आपके स्पर्म काउंट बहुत नील हो गए हैं, या पहले से जब से आप टेस्ट करवा रहे हो वो नील ही आ रहे हैं, उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि वेरिकोसील हुआ है और वेरिकोसील की सर्जरी करवा लो, उससे क्या पता ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें चल रही हैं तो शायद आप गलत डायरेक्शन में हो। पहले अपने आप को पहले जज करो कि क्या प्रॉब्लम आई है, क्या एमआरआई बता रहा है, क्या आपको कोई स्कैन चीज़ें दिखा रहा है। उसके बाद अगर कोई कंक्लूजन निकलता है कि वहाँ पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, एक दो डॉक्टर को और कंसल्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो एक दूसरे एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाकर कंसल्ट कर लो कि यहाँ पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अब बहुत सारे पेशेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर भी आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे नील स्पर्म काउंट आ रहे थे तो मेरे को वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ और वेरिकोसील की वजह से मेरे स्पर्म काउंट नील हो गए थे। बट उनकी जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो उनकी जो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से थी वो रिपोर्ट ही नील स्पर्म काउंट की आ रही थी और वेरिकोसील उनका बहुत माइल्ड ग्रेड में था। मतलब ऐसा नहीं था कि जहाँ पर वो इतना वनरेबल चीज़ें दिखाए, अपने सिम्टम्स इतने दिखाए, क्योंकि माइल्ड ग्रेड में इट मीन्स कि वो बहुत लो कैटेगरी में था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो हैम्पर कर सकता था, क्योंकि उनके बाद 2 यूएसजी की रिपोर्ट्स थी तो उसमें भी सेम यही दिखा रहा था कि बड़ा माइल्ड ग्रेड है। बट वहाँ पर डॉक्टर ने उनको सर्जरी सजेस्ट करती थी और उन्होंने सर्जरी करवा भी ली थी। उसके बाद भी उनके स्पर्म काउंट नील ही शो हो रहे थे। तो इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील का माइल्ड फर्स्ट ग्रेड एकदम से डिटेक्ट हुआ है और आपने उसकी सर्जरी करवा ली उससे आपके स्पर्म काउंट आ जाएंगे। तो पहले समझो
कि बेसिकली हो क्या रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहले सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो थी वो थोड़ी बहुत दिखा रहे थे, 1 मिलियन 2 मिलियन, धीरे 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 करके उसने नील कर दिए। तो वहाँ पर डेफिशिएंसी भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या पता आपके अंदर टेस्टिस जो हैं वो इतना ही बना पाएंगे, उसकी एक्सट्रीम जो थी वो सिर्फ 5 या 6 ही मिलियन थी स्पर्म काउंट बनाने की, या 2 मिलियन थी। तो उस कैटेगरी में क्या होता है कि वहाँ पर अगर आपके 2 मिलियन भी आ रहे हैं तो हमारे पास इतना अच्छा सेटअप है दुनिया में कि जिसमें हम 2 मिलियन 3 मिलियन के स्पर्म काउंट में भी IVF को कंडक्ट करवा देते हैं। हम नहीं करवाते, बट बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी IVF कंडक्ट करवा देते हैं। तो वहाँ पर भी आपको बच्चा लेने में दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप बोलो कि सर्जरी करवाने के बाद मेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे या ऐसा कुछ आप सोचते हो, तो पहले एक बारी अपने को ज़रूर जज कीजिए उस जगह पे कि आपके साथ है क्या, प्रॉब्लम क्या है, और उसका सॉल्यूशन वाकई सर्जरी है या नहीं है। आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, 2 डॉक्टर को कंसल्ट करो, 3 को करो, सॉल्यूशन देखो कि क्या एक्चुअली वो फैक्ट है जो मेरे साथ है। क्योंकि देखो, हर डॉक्टर यही चाहता है कि आपका भला हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ कोई खराब हो। बट सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, किसी को किस तरीके से विज़न दिख रहा है, किसी को किस तरीके से विज़न दिख रहा है, वो एक अलग अलग होता है। बट यहाँ पर ये बोलो कि भैया वो डॉक्टर सर्जरी के लिए कहते थे और आप मना कर रहे हो, तो ये चीज़ अलग अलग है। तो अलग इसलिए होती है क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या पता सर्जरी करवाने के बाद भी इसका सोल्यूशन ना मिले जो आप चाह रहे हो। जैसे कि आपके स्पर्म काउंट नील है, तो ऐसा नहीं कि सर्जरी के बाद वो चीज़ आपके पास मिले ही मिले, कि वो आपने सर्जरी करवा ली उसके बाद स्पर्म काउंट मिलने लग गए। ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में सर्जरी करवा लो तो वहाँ पर पता है कि क्लियर हो जाएगा कि आपको मिल जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में होम्योपैथ भी अच्छा काम करता है, आयुर्वेद भी अच्छा काम करता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन खोलना, सिस्ट बनी है तो सिस्ट निकलवानी है, सिस्ट नहीं जा रही है, आपने आयुर्वेद भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथ भी 6 साल खा कर देख लिया, कुछ नहीं मिल रहा, तो आपके पास आखिरी ऑप्शन एक ही है कि एनी हाउ कि वो सर्जरी करो। क्योंकि वो सर्जरी का सिस्ट का भी पता नहीं है ना, कौन सी सिस्ट है, कैसी सिस्ट है, कहाँ पर सिस्ट है, किस जगह ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, सर्जरी बेकार चीज़ होती है, सर्जरी से आप बिल्कुल डंप हो जाओगे, ख़राब हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी भी अच्छी है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है IVF है तो IVF भी अच्छा है, जहाँ पर आपको आयुर्वेद अच्छा लगे वहाँ पर आयुर्वेद भी अच्छा है, जहाँ पर होम्योपैथ अच्छा लगे होम्योपैथ भी अच्छा है। सिंपल सी बात है, आपको आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हुए नज़र आने चाहिए। बेसिक फंडामेंटल यही है। चाहे वो आपको काउंसलिंग से भी बढ़ जाए तो वो भी बढ़िया है, कोई झाड़ फूक के भी कर दे वो भी बढ़िया है, जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर दे वो भी बढ़िया, होम्योपैथ कर दे वो भी कर दिया, सर्जरी कर दे उससे भी बढ़िया। बेसिकली आपको आराम मिलने से मतलब है, रादर देन कि कौन सी चीज़ काम क्या कर रही है। आयुर्वेद कर जाए वो बढ़िया, होम्योपैथ कर जाए वो बढ़िया। तो यहाँ पर बेसिकली फंडामेंटल यही है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट में ऑप्ट कर रहे हैं तो अपने आप को पूरा इंडल्ज करके करिए। वहाँ पर सेकंड थर्ड थॉट से पहले, मतलब आप अगर सर्जरी भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 2-3 डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, अपने आप को पक्का कर लें, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, वो एक वाली कैटेगरी। और अगर आप आयुर्वेद भी कर रहे हैं, होम्योपैथ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने डॉक्टर से 1-2 कंसल्टेशन अलग से आप ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, बाहर वालों से ले सकते हैं। तो क्योंकि आपको क्लियर तो हो कि हो क्या रहा है। कोई भी डॉक्टर आपको जब सर्जरी कहता है या कोई भी आपको ट्रीटमेंट कहता है, वो आपको ज़रूर बताता है कि आपके साथ है क्या दिक्कत, हम कहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वो बात की बात है कि वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, किस तरीके से उसको परखना पड़ेगा। बट आपको खुद भी अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो में कि पेशेंट को बताकर उसको भी उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने आपको दवाइयाँ दी और उसी से छुट्टी हो गई, दवाइयाँ खाओगे ठीक हो जाओगे, नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हो, चाहे होम्योपैथ करते हो, होम्योपैथ प्याज खाने के लिए मना कर देते हैं कि प्याज नहीं खाना, नॉर्मल है, सब दवाइयों के साथ नहीं करते, बट किसी किसी दवाइयों के साथ कहते हैं प्याज मत खाना। तो वो एक ट्रीटमेंट का प्लान है कि जिसमें वो आपको आराम देना चाह रहे हैं, मैक्स से मैक्स आराम देना चाह रहे हैं। कोई वो आपकी खानों की कमी से कुछ नहीं होता। खाने की कमी इसलिए की जाती है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर ना बढ़े। जैसे कि अब हम कहते हैं कि हम रसायन देते हैं, नॉर्मल है रसायन देना। अब रसायन के साथ खट्टा खाओगे तो वो रसायन की वैल्यू ज़ीरो, बट हम मना करते हैं खट्टा खाने के लिए, बट पेशेंट खट्टा खा रहा होता है। तो इतनी क्लियर सी बात होती है। जैसे कि खट्टा खाना मना है अगर आप आयुर्वेद दवाइयाँ ले रहे हैं तो, बट आयुर्वेद दवाइयों के साथ आप खट्टा खा लेते हैं और अचार भी खा रहे हैं और इवन दही में चीनी डाल के खाते हैं और कहते हैं कि दही को तो हमने मीठा कर लिया।
तो ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर वो किस तरीके से पाथ चलेगा और किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो उस पर भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी के साथ अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब का चैनल दबा देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।